नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज जो है हम लोग अपना क्या कहते हैं बेसिकली सेकंड जो यूनिट है जिसका नाम है रीडिंग स्किल्स, वो हम लोग आज शुरू करेंगे। तो देख लेते हैं जी, रीडिंग स्किल जो है वो काफ़ी छोटी यूनिट है, तो बड़ी इजीली कवर हो जाएगी। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब सबसे पहले मन में सवाल आता है कि जी रीडिंग करनी क्यों है। आप देखें सर, मतलब पर्पस तो क्लियर होना चाहिए, ये प्री रिक्विजाइट है। जैसे मैं किसी चीज को पढ़ने जा रहा हूं, तो मेरे को पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे वो चीज पढ़नी क्यों है। और मैं उस मतलब जो रीडिंग है या मैं जो पढ़ूंगा, मैं उससे क्या जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, मतलब मेरा क्या बेनिफिट है पढ़ने को लेकर, राइट। तो कहता है कि जो रीडिंग जो लोग करते हैं वो कुछ लोग प्लेजर के लिए करते हैं, जैसे आप में से बहुत से लोग नॉवल पढ़ते ही होंगे। कुछ लोग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, वो मेरे जैसे लोग जो हो गए। कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए भी पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग। कुछ लोग स्पेसिफिक नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कभी आया कि भैया कोरोना पे तो रिसर्च करना है, तो फिर आप रीडिंग करेंगे, बट आप स्पेसिफिक नॉलेज के लेकर रीडिंग करेंगे। कुछ लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पढ़ते हैं, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके लिए आप रीडिंग की कर मतलब रीडिंग करो। बट पहले ये क्लियर होना चाहिए ब्रेन के अंदर कि भैया मुझे पढ़ना क्यों है, या मेरा एंड गोल क्या है इसको लेकर, वाई आई नीड टू स्टडी, राइट। तो अब देखिए रीडिंग के अंदर जो है वो चार तरह की टेक्निक्स अपनी चलती हैं। चार तरह की टेक्निक्स जो हैं वो चलती हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं कौन सी टेक्निक क्या कहती है। फर्स्ट वन इज स्कैनिंग। स्कैनिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ खास किस्म की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं डॉक्यूमेंट में से। जैसे पढ़िए क्या कहता है, स्कैनिंग इज रीडिंग विद स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आप किसी खास किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, किसी टेक्स्ट को या हो सकता है किसी बुक को। when one reads an entire document quickly while looking for specific information, it is called scanning, right? For example, going through entire newspaper and looking for specific news related to India Pakistan cricket match, you scan to get specific information about Delhi University admissions and cutoff, right? तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया कि मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और न्यूज़पेपर में जी आप केवल ये देख रहे हैं जी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच कल हुआ है उसका क्या सीन है, या आप देख रहे हैं जी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आज कट ऑफ रिलीज हुई है वो कट ऑफ कितनी है। तो यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की रीडिंग को हम बोलते हैं स्कैनिंग। सेकेंड वन इज स्किमिंग। स्किमिंग में क्या होता है, आप जो है ऊपर ऊपर सतही तौर पर पढ़ते हैं चीजों को। जैसे आपने न्यूज़पेपर में सारी हेडलाइंस पढ़ ली है तो वो स्किमिंग हो गया। अब यहाँ पे देखें जी किताबी तारीफ क्या कहती है। स्किमिंग इज स्पीड रीडिंग फॉर cursory overview फॉर जर्नल इंफॉर्मेशन, गोइंग थ्रू एन एंटायर न्यूज़पेपर क्विकली थ्रू दी हेडलाइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग। ये आपने केवल हेडलाइंस पढ़ी तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया ठीक ठाक सा, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। गोइंग थ्रू अ डेटा टेबल क्विकली to elicit an overall idea of the topic on which data is presented is an example of skimming technique, right? Do not expect a deep comprehension of written text after skimming. तो यहाँ भी आप ये देखिए, ये बोला गया है, मतलब हिदायत दी गई है ऐसे हमें कि अगर आप स्किमिंग करते हैं तो ऐसा मत समझिए कि आपको उस विषय की एक डीप कॉम्प्रिहेंशन जो है या उस विषय की एक गहरी समझ आपको जो है वो आ जाएगी स्किमिंग के पश्चात, राइट। इधर रीडिंग ओनली द हेडलाइंस ऑफ चैप्टर्स इज स्किमिंग। जैसे आप में से बहुत से लोग होंगे जो एग्जाम के अंदर हेडलाइन पढ़ के जाते हैं, राइट, और सोचते हैं कि जी वहां लिख ही देंगे। तो
तो केवल हेडलाइन पढ़ना स्किमिंग है, और हेडलाइन मात्र पढ़ लेने से आप ये मत उम्मीद कीजिएगा कि आपको उस चैप्टर का सारा ज्ञान हो ही गया है, राइट। थर्ड टेक्निक इज इंटेंसिव या क्लोज रीडिंग। ये जी आप मोस्टली जो आपकी पोएम्स होती हैं उनमें आप करते हैं। कहता है इज ऑफ स्पेसिफिक रिटन पीस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इट इज गोइंग इनटू द माइन्यूएस्ट डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, फ्रेज, लाइन, पैरा एक्सेट्रा। कहता है इंटेंसिव रीडिंग जो है उसमें आप एक एक शब्द पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर एक कविता की कुछ पंक्तियां हमें दी गई है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो ये कुछ पंक्तियां हैं। अब देखें यहाँ पर क्या बोलता है। To answer a question like what is the meaning of woods in the poem, one will adopt intensive reading technique। कि जैसे कोई डेढ़ क्षण आपसे पूछ ले यहाँ वुड्स जो शब्द है वो किस कॉन्टेक्स्ट में या किस चीज के लिए यूज किया गया है, तो वो केवल देखने मात्र से समझ नहीं आएगा, आपको उस पोएम की इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई इंटीग्रल सॉल्व करना चाह रहे हैं। सर ये थोड़ा मैथ्स का एग्जांपल हो गया बट कोई बात नहीं। तो आपको इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स हैं उनकी इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी आप इंटीग्रल जो है वो आराम से इवेल्युएट कर पाएंगे। बात आई सर समझ। आगे क्या कहा जाता है, इंटेंसिव रीडिंग इज वेरी क्रूशियल फॉर लैंग्वेज लर्नर्स एज दे पिक अप वोकैब, फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स व्हाइल डूइंग इंटेंसिव रीडिंग। तो हमें क्या बताया गया कि जो इंटेंसिव रीडिंग है वो खास तौर पर किनके लिए बनी है, जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, क्योंकि वो इंटेंसिव रीडिंग के द्वारा वो कैब सीखते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का उसको सीखते हैं और सिंटेक्स को सीखते हैं, राइट। आप किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हो। लाइक आपको कोई लाइक फिजिक्स सीखना है तो आपको वहाँ भी इंटेंसिव रीडिंग करना ही पड़ेगा। उसके बिना इंटेंसिव मतलब बिना इंटेंसिव रीडिंग के चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देन लास्ट वन इज एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग प्लेजर के लिए करी जाती है, जैसे आप नॉवल पढ़ते हैं। तो कहता है इज अ काइंड ऑफ जर्नल रीडिंग फॉर जर्नल इंफॉर्मेशन। Generally, this technique is used for pleasure reading, like reading a novel for pleasure. One does not mind certain difficult terms or expression and goes on without stopping for their clarification until they become a hindrance in overall understanding. ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप नोवेल पढ़ते हैं, नोवेल में हो सकता है सर कुछ जो लाइंस है वो आपको समझ ना आए, लेकिन कहता है कि आप एक्सटेंसिव रीडिंग में तब तक नहीं रुकते जब तक आपको स्टोरी समझ आ रही है। अगर आपको स्टोरी समझ आ रही है तो एक या दो लाइन आपके लिए मैटर नहीं करती। इस तरह की रीडिंग को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है कि आप एक्सप्लेन कीजिए व्हाट आर फोर काइंड्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स, राइट। First one is scanning, second one is skimming, then we have intensive and then we have extensive। तो ये आपको मालूम होना ही चाहिए। आगे देखें सर, रीडिंग स्किल्स अपना एक टॉपिक है। इसमें आता है कि कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज होती हैं, कुछ रीडिंग के दौरान एक्टिविटीज होती हैं और कुछ रीडिंग के पश्चात एक्टिविटीज होती हैं। तो एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं एक बार समझ लेते हैं। रीडिंग से पहले क्या करना चाहिए हमें आमतौर पर, तो यहाँ पर क्या बताया गया, प्री रीडिंग एक्टिविटीज वर्क बेटर एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज बट नेवरदलेस दे आर फ्रूटफुल अदरवाइज एट लेटर स्टेजेस ऑफ रीडिंग टू। तो कहता है कि आपको प्री रीडिंग एक्टिविटीज करनी ही चाहिए, इनिशियल स्टेजेस में करनी चाहिए, वहां पर आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए मैं आज आपको बताऊं जी क्लास में मोटे मोटे तौर पर ये 4 टॉपिक होने वाले हैं और इनके ये सब टॉपिक्स हैं। तो आपको क्या है, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आज जो है क्या मामला चलेगा क्लास के अंदर। तो कहता है एग्जाम्पल, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी और एसे talking about the title, subtitle, section, subsection and guessing the main idea and sub ideas, warming up readers by asking them questions related to the theme
writer, writing technique, genre and past knowledge of the topic etc. prepare a reader well for the main reading. ये कुछ ऐसा ही है प्री रीडिंग एक्टिविटीज, लाइक आप बोल सकते हैं वार्म अप है आपका। जैसे आप जिम में जाते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं ना, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले, ऐसे ही जब आप मेन रीडिंग करेंगे उससे पहले आप वार्म अप परफॉर्म करेंगे, दैट इज प्री रीडिंग एक्टिविटीज। इसमें आप बोल सकते हो प्री रीडिंग एक्टिविटीज में जो आप रीडिंग टेक्निक लगाते हो दैट इज स्किमिंग, राइट। आप इसमें स्किम करते हो तो आपको एक ठीक ठाक रफ आइडिया लग जाता है आप क्या पढ़ने वाले हैं। रीडिंग के दौरान अब देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। रीडिंग के दौरान आपको बीच बीच में रुक कर कुछ सवाल करने चाहिए जिनसे आपको समझ आए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मुझे समझ आ रहा है। तो आप देखिए क्या कहता है, मल्टीपल रीडिंग्स एंड इन बिटवीन स्टॉपिंग बाय अ रीडर टू चेक वेदर द पर्पस ऑफ रीडिंग इज बीइंग फुलफिल्ड। आप बीच बीच में खुद से पूछते रहिए क्या जो मेरा पढ़ने का मकसद था वो पूरा हो रहा है। इफ इट इज फॉर प्लेजर, if is she or he getting the storyline, if for a specific purpose like getting the main idea of content, has she or he got it, is she or he able to comprehend, and what was expected after a reading। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको करने ही चाहिए कि जिस पर्पस के लिए मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो पर्पस मेरा पूरा हो रहा है। बीच बीच में सवाल करने चाहिए, बेसिकली उससे पता लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज क्या होती है, इसमें आप कंक्लूड करते हैं सर। जैसे बोलता है आफ्टर रीडिंग अ रीडर में आस्क वन सेल्फ सर्टेन क्वेश्चंस और सम क्वेश्चंस मे बी पोस्ड बाय अ टीचर in case of guided reading, so that the reader is able to form an opinion about the content and can rewrite or present it। तो मोटे मोटे तौर पर इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं उसको, राइट। तो आप कंक्लूड अगर कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी रीडिंग बढ़िया है। तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज में आपको ये करना ही चाहिए कि आप अपना एक ओपिनियन फॉर्म करें। चलिए इसके बाद देखें हमारे पास है प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, कि आप जब भी किसी चीज को मतलब एनालाइज करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो बात होगी वो बात होगी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके कॉन्टेक्स्ट में, लाइक इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में मोर और लेस। तो आप जब भी किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो आप चार बातों पे ध्यान देंगे, ग्रामेटिकल मीनिंग, रेफरेंशियल मीनिंग, कैनोनिटेशनल मीनिंग एंड देन सोशियो कल्चरल मीनिंग। इनका मतलब क्या है आइए वन बाय वन समझते हैं। तो देखो क्या कहता है, ग्रामेटिकल मीनिंग का मतलब ये है कि आपका जो है एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें किस शक्ल की ग्रामर यूज हुई है, लाइक फिगर ऑफ स्पीच क्या चल रहा है, इस तरीके से। तो बोलता है ये जो मामला है ये लिंग्विस्टिक होता है नेचर में, राइट। उसमें हम लोग मेनली बात करते हैं कि आपका ग्रामर वाला मामला क्या चल रहा है। देन वी हैव रेफरेंशियल मीनिंग। तो रेफरेंशियल मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फीचर्स की बात करी जाती है, मतलब आप किसी को रेफर करते हैं। इसमें क्या बोला गया, विच परटेन्स टू एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक फीचर्स। लेट अस कंसिडर अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू एन इवेंट। द होम मिनिस्टर wrote to the defense minister about the recent spate in terrorist activities in Mumbai. He stressed on the need for improving patrolling around sensitive areas there. He in the second sentence refers to the home minister, not the other. There refers to a specific location in Mumbai. तो रेफरेंशियल मीनिंग में क्या है कि आप ये एनालाइज करते हैं कि किसको रेफरेंस किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे होम मिनिस्टर को रेफरेंस किया जा रहा है और आप देखें यहाँ पर जो देयर है वो मुंबई को रेफरेंस किया जा रहा है। तो इसमें आप ये स्टडी करते हैं कि जी किसको कहाँ रेफरेंस किया गया है। देन वी हैव कनोटेटिव मीनिंग। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलता है इट रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू एसोसिएटेड विद सर्टेन वर्ड। फॉर इंस्टेंस द वर्ड फायर while actually standing for a physical event that burns might be used to connote the idea of intensity or ambition। तो कहते हैं इसमें आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी शब्द को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। जैसे फायर का मतलब वैसे तो बर्निंग है,
बट हम ये भी समझ सकते हैं फायर किसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इंटेंसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या एम्बिशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कैनोनिटेटिव मीनिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला है सोशियो कल्चरल मीनिंग। इसमें हम ये जानते हैं सर किसी शब्द का या किसी बेसिकली एक्टिविटी का किसी कल्चरल के साथ क्या ताल्लुकात है। जैसे देखें क्या कहता है, इट रेफर्स टू सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अटैच टू अ सर्टेन वर्ड और एक्सप्रेशन। फॉर इंस्टेंस, द कलर white when used to describe a Hindu woman clothing would refer to her state of being a widow। कहता है जैसे अगर भारतीय समाज में कोई जो सुकन्या है वो सफेद वस्त्र पहन ले, सफेद साड़ी, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो विधवा है। दिस मीनिंग विल नॉट बी अवेलेबल टू से अ पर्सन फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर वेयर अ वुमन गेट्स मैरिड वेयरिंग द वाइट अटायर। बट वहीं आप देखें जो अपना वेस्टर्न कल्चर है वहां पर शादी में जो हमारी सुकन्या है वो वाइट कपड़ों में नजर आती है। तो यहाँ पर सारा खेल किस चीज का है, सोशियो कल्चर का, कि वहाँ जो कल्चर है उसमें सेम चीज का मीनिंग अलग है और भारत के अंदर जो कल्चर है उसमें सेम चीज का मीनिंग अलग है, राइट। तो ये है आपका सोशियो कल्चर मीनिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं सर फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय।